हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आज हम लोग जो है एक और नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। और आज जो मुख्य फोकस हमारा ऋग्वैदिक के सोशल स्ट्रक्चर, टैक्सेशन सिस्टम को लेकर के और स्टेट इंस्टीट्यूशन को लेकर के हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज ऋग्वैदिक सेक्शन में हम लोग 3 टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग लेटर वैदिक पीरियड को डिस्कशन करेंगे और फिर तीसरे जो है क्लासेस होंगे उसमें हम लोग महाजनपदा और जो प्रादेशिक गणराज्य उभर करके आए थे, इन गणराज्यों के उदय के जो है फैक्टर, उदय के कारण और साथ में उनकी विशेषताएं और उनके डिक्लाइन को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो पूरा का पूरा जो वैदिक पीरियड है आर्यों के आगमन से लेकर के और सीधे जो है प्रादेशिक गणराज्य तक मैंने 3 हिस्से में जो है इस पूरे टॉपिक को डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम ऋग्वैदिक को लेकर के डिस्कशन करेंगे, बाद में लेटर वैदिक काल की विशेषताओं को लेकर के डिस्कशन करेंगे, फिर अंततः जाकर के जो है प्रादेशिक गणराज्य या जो महाजनपद उभर करके आए उनको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले साथियों, ये जो वैदिक एरा है, वैदिक एरा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो 3 प्रकार का डिवीजन किया, इन तीनों प्रकार के डिवीजन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात वैदिक एरिया में ऋग्वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरिया, और लेटर इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो कह सकते हैं कि इनके बाद जो एक नया प्रकार का एरा है, एक जो नया प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 500 से 600 में, वो हमें देखने को मिला जब स्टेट फॉर्मेशन जो है प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें गणराज्य भी फॉर्मेशन हुए, अर्थात प्रादेशिक गणराज्य भी बने, जिसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो है यहाँ प्रश्न जो है तीनों जगह से प्रश्न रहते हैं। याद रखिएगा 2024 में पूछा गया है और 23 में भी जो है प्रश्न पूछे गए हैं, इवन 2025 में भी प्रश्न पूछे गए, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और खास करके अगर वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक को लेकर के कहा जाए तो इन दोनों में जो है कंपैरिजन के आधार पर जो है प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति क्या थी, लेटर वैदिक की तुलना में कैसी स्थिति थी, सामाजिक स्थितियों में किस प्रकार के बदलाव आए, ये पूछा जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि जो राज्य की संस्थाएं थी वो ऋग्वैदिक पीरियड में कैसा था, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, क्या कोई टैक्सेशन सिस्टम था जो ऋग्वैदिक पीरियड में था या लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, इसको लेकर के अर्थात तुलनात्मक रूप से इन दोनों को लेकर के क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। वहीं जो इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो उभर करके आया, जिसे हम लोग कहते हैं महाजनपदास एवं साथ में जो प्रादेशिक गणराज्य, ये पूछा जाता है कि ये जो प्रादेशिक गणराज्य उभर करके आए तो इसके पीछे का रीजन क्या है, और रीजन के साथ साथ हो सकता है कि डिक्लाइन को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाए या इसकी विशेषताओं को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके ओरिजिन से लेकर डिक्लाइन और फिर उनके विशेषताओं को भी क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप 2025 में ही मेंस के प्रश्न को देखेंगे तो आपको एक ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसको लेकर के मैंने आपको अभी बताया कि प्रादेशिक गणराज्यों की उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में जो विकसित जीवन शैली थी या जीवन पद्धतियां थी, उसके विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है देखा गया था। अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो जीवन शैलियां थी, सोशल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस प्रकार के थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इन सब के रिएक्शन के तौर पर जो है प्रादेशिक गणराज्य उभर करके आए थे या उनके विशेषताएं जो है इनके संदर्भ में अलग थी। तो इनको लेकर के हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो मैंने आपको कहा कि प्रादेशिक गणराज्यों के उदय को लेकर के हम जो है अलग क्लास पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप 2024 में चले जाएंगे तो 2024 में जो है मेंस में क्या पूछा गया है, 2024 के मेंस में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक
देखिए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच जो राज्य संस्थाएं थी और कर प्रणाली के उद्विकास क्रम, किस प्रकार राज्य संस्थाओं और जो कर प्रणाली है दोनों का जो डेवलपमेंट देखने को मिला, और फिर धीरे धीरे जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ, खास करके जो स्टेट उभर करके आए, महाजनपदास, बाद में आपने देखा कि महाजनपदास भी उभर करके आए। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसको लेकर के, इसका विकास किस प्रकार हुआ, इसको लेकर के आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आज हमारा भी विषय यही है। आज हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड में सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के डिस्कशन करेंगे, स्टेट इंस्टीट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, कौन कौन सी संस्थाएं काम करती थी, कौन कौन से पद थे उस समय, इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। और टैक्सेशन प्रणाली को लेकर के क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग देखेंगे कि स्टेट इंस्टीट्यूशन देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि आर्यों के समय काल के दौरान आर्यों का जब आगमन हुआ तो उस समय की परिस्थिति क्या कुछ थी। आर्यों के आगमन होने के साथ कहा जाता है कि आर्यों के साथ जो है आर्यों को संघर्ष करना पड़ा, अर्थात उन्हें जो है युद्ध करना पड़ा। किस प्रकार का संघर्ष, उन्हें कन्फ्लिक्ट झेलना पड़ा। तो एक तो उनको जो है अपने ही ग्रुप के साथ संघर्ष करना पड़ा बाद में जा करके, और साथ में यहाँ के जो निवासी थे या यहाँ के जो इंडो आर्य से पूर्व के जो कल्चर के जो लोग थे, जैसे ताम्रपाषाण संस्कृतियों के हड़प्पा के जो लोग थे, उनके साथ इनका जो है संघर्ष देखने को मिला। तो सबसे पहला जो मूल ये है वो ये कि एक ट्राइबल कन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिला था, जिसको लेकर के जो है लेखक ने भी डिस्कशन किया है कि जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिला। ठीक है, अब चूंकि इंडो आर्य क्या थे ना, इंडो आर्य की जो सबसे बड़ी जो उपलब्धियां थी वो क्या थी ना, इनके पास जो है रथ थी, जो कि अश्वयुक्त, अर्थात ये घोड़े के उपयोग को जानते थे, तो घोड़े युक्त इनके पास रथ थे, इनके पास कवच थे, और साथ में इनके पास बेहतर क्या थे ना, हथियार थे। और इन हथियारों के द्वारा ही है जो उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल किया, और वे जो है यहाँ पर जो है संघर्ष में उन्होंने जो है जीत लिया। तो इस प्रकार कहा जाता है कि उनके साथ जो है दो प्रकार का संघर्ष उन्हें यहाँ आते के साथ झेलना पड़ा। एक तो वे भारत में पहले से ही जो पूर्व के निवासी थे, मैंने आपको कहा कि पूर्व के निवासी का संदर्भ क्या है, चूंकि आर्य के निवास से पहले हमारे यहाँ पर कौन कौन से कल्चर थे, तो अगर आप देखेंगे चालकोलिथिक कल्चर भी थे, इसके साथ साथ जो है हड़प्पा कल्चर भी थे। तो ये जो लोग थे इनके साथ इनका क्या हुआ ना, कन्फ्लिक्ट हुआ, हालांकि वे क्या हो गए, विजय हुए। ठीक है, इसके बाद आर्य स्वयं भी आपस में लड़ पड़े, इसलिए कहा जाता है कि लेखक ने कहा कि आर्य आपस में भी लड़े, इसका भी जो है हमें क्या प्राप्त होता है ना, प्रमाण जो है प्राप्त होता है। तो उसको भी लेकर के हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आइए, कहा जा रहा है कि जो परंपरा के हिसाब से कहा जा रहा है कि आर्य जो है 5 जो है कबीलों में डिवाइड थे, जिसे क्या कहा जा रहा है, पंच जन कह करके पुकारा जा रहा है। ठीक है, और इसमें से इन 5 जनजातियों में से जो राजा भरत थे, जिसे जो है वशिष्ठ जो है वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ का जिसे समर्थन प्राप्त था, वे क्या है ना, इस 10 राजाओं का युद्ध होता है जो कि पुरोशनी नदी के किनारे होता है, उस युद्ध में ये विजयी होते हैं, और इसी के कारण जो है इस देश का भी या इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा, नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सबसे पहले देखा जाता है कि भरत जो जन है, इस भरत जन के द्वारा जो है यहाँ क्या किया जाता है ना, एक आप कह सकते हैं स्टेट फॉर्मेशन की जो पहली नींव है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है, भरत जन। और इस भरत जन के नाम पर ही जो है यहाँ का नाम क्या रखा जाता है, क्षेत्र का नाम क्या होता है ना, भारत रखा जाता है। ठीक है, अब आगे क्या कुछ हुआ ना, ये जो भारत या जो भरत जन है, इन्होंने जो है पुरु जो जनजाति है, पुरु जनजाति के साथ क्या हुआ था ना, पुरु जनजाति के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया, और जब भरत और पुरु मिल गए तो एक बड़ी जनजाति बन करके आई, और उस बड़ी जनजाति के बारे में आप सभी को ज्ञात है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुरु जनजाति कहते हैं। चूंकि आपने इसे कुरु या कौरव जिसे हम कहते हैं, कौरव में आपने देखा कि जो है महाभारत का जो युद्ध हमें प्राप्त होता है इसी कुरु जनजाति में ही, इसी जो कौरव वंश है, इसी कौरव वंश में ही हमें प्राप्त
होता है। तो इस प्रकार साथियों याद रखिएगा कि भारत और पुरु जनजाति मिलकर के कुरु जनजाति का निर्माण करते हैं और बाद में कुरु जो है मिथिला के जो विधेय हैं, अर्थात विधेय के जो मिथिला के जो विधेय हैं जहाँ पंचाल की जो जनजाति पाई जाती है उनसे हाथ मिलाते हैं और उनके साथ मिल करके जो है क्या चलाते हैं ना, वो गंगा घाटी में शासन चलाते हैं। तो एक प्रकार का जो है ट्राइबल कन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिला और इस ट्राइबल कन्फ्लिक्ट के दौरान हमें क्या देखने को मिला ना, एक कबीलाई संस्था हम जो है तैयार होता हुआ दिखता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना, भरत जन के रूप में कह रहे हैं। और ये भरत जन एक अन्य जो कबीलाई संस्था है जिसे पुरु हम कह रहे हैं, पुरु के साथ हाथ मिला करके एक संगठित समुदाय जिसे हम लोग कहते हैं कुरु समुदाय का निर्माण करते हैं या कुरु वंश का निर्माण करते हैं। और ये कुरु वंश जो है बाद में जा करके जो है विधेय के पंचाल जो समूह है, समुदाय है, उनके साथ मिल करके जो है गंगा घाटी में शासन कार्य को चलाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ट्राइबल कन्फ्लिक्ट के रूप में जो है आर्यों को देखने को मिला। अब सवाल है कि आर्यों के सोशल स्ट्रक्चर में अब ये जो कबीलाई कन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा, तो अब हम लोग ये भी देखेंगे क्या कोई कबीलाई मुखिया भी था। तो साथियों समुदाय में यहाँ जो कबीलाई मुखिया थे उसे क्या कहा जाता था ना, उसे कहा जाता था राजन्य कह करके कहा जाता था, राजन्य कहा जाता था। तो इस प्रकार जो समुदाय के प्रमुख है उसे राजन्य कहा गया। और ऋग्वेदिक काल में कहा जाता है जो राजन्य का पद है वो क्या हो गया था ना, वंशानुगत हो गया था। हालांकि फिर भी ये जो राजन्य का पद जो है वंशानुगत हो गया था, लेकिन फिर भी राजन्य बनने के लिए कुछ कसौटियां थी, चाहे वो शारीरिक कसौटियां हो, युद्ध हो, तलवार चलाने में व्यस्त हो या शक्ति हो, इन सब कसौटियों में उसे जो है खड़ा उतरना पड़ता था। तो फिर उसका क्या है ना, चयन होता था। कहा जाता है ये जो राजन या जो राजा का पद है, ये याद रखिएगा इनके पास जो है असीमित पावर नहीं थे, अनलिमिटेड पावर के ये अधिकारी नहीं थे। अर्थात इनके पावर जो है क्या थे ना, लिमिटेड थे। और इन्हें भी जो है कबीलाई संगठनों के द्वारा क्या किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था। अब कितने प्रकार के कबीलाई संगठन थे, अर्थात जो स्टेट इंस्टीट्यूशन को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसी राज्य संस्था के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि जो राजा का पद है जो कि कबीलाई प्रमुख कहा जा रहा है, उसे नियंत्रित करने के लिए या उसके चुनाव से संबंधित कार्य को करने के लिए जो है 3 प्रकार के जो है आपको क्या मिलेंगे ना, कबीलाई संस्थाएं यहाँ पर देखने को मिला था। एक तो पहले हो गए सभा, दूसरा था समिति, तीसरा क्या था विदत, और चौथा भी आप कह सकते हैं गण। तो ये स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है क्या है ना, प्राप्त हमें होता है, ये कबीलाई संस्था जो है प्राप्त होता है। इसमें से सभा और विदत को लेकर के कहा जाता है कि यहाँ महिलाएं भी भाग लेते थे, ऐसा जो है कहा जाता है। और समिति के द्वारा जो है, समिति जो है क्या है ना, जो आम लोगों की सभा थी, जिसे जो है राजा के इलेक्शंस में भी, चुनाव में ये भाग लेता था। इसका सीधा अर्थ यह है कि हालांकि जो राजा का पद है या राजन्य का जो पद है, जो कि कबीलाई प्रमुख का पद है, ये भले ही वंशानुगत हो गया, लेकिन इस पर एक लिमिटेशन था। और ये लिमिटेशन किस पर था ना, समिति नाम के संस्थाओं का था, सभा नाम के संस्थाओं का था। तो राजा को हमेशा सभा और समिति को लेकर के चलना पड़ता था। ये उनके ऊपर क्या था ना, ये जो राज्य संस्थाएं हैं इसका लिमिटेशन जो है कबीलाई प्रमुख के ऊपर देखने को मिला। और इसमें से कुछ संस्थाओं में कहा जाता है महिलाओं के द्वारा भी भाग लिया जाता था, जिनमें सभा और विदत के बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब साथियों राजा को हेल्प कौन करता था? राजा को हेल्प करने के लिए जो दूसरे प्रमुख, अगर आप कहेंगे जो राजा के नीचे या राजा के सहयोगी के तौर पर अगर कोई भूमिका थे, वो थे पुरोहित का वर्ग था, जो कि राजा को सबसे ज्यादा क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। और युद्ध में जो सामग्रियां प्राप्त होती थी या संघर्ष के बाद जो उपहार या संघर्ष के परिणाम जो लूट में जो सामग्री प्राप्त होती थी, उसमें अधिक हिस्सा जो है एक तो राजन को और उसके साथ साथ जो है किसको प्राप्त होता था, तो पुरोहित को प्राप्त होता था। तो जो सपोर्ट किया जाता था वो पुरोहितों के द्वारा किया जाता था।
और इनको जो है ये जो पुरोहित है जो राजन को क्या करते थे, हर प्रकार के कार्य के लिए प्रवृत्त करते थे, तो इन्हें जो है पुरस्कार स्वरूप क्या प्राप्त होता था, या तो गाय प्राप्त होते थे, या साथ में इन्हें जो है घर के कार्यों के करने के लिए जो है दासियां भी प्राप्त होते थे। तो ये जो है कबीलाई जो प्रमुख राजा के बाद अगर किसी का महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, अगर हम कहेंगे तो वो किनका था, पुरोहित का था, जिसका एक प्रमुख रोल देखने को मिलता है। राजा के बाद अगर अगर कहेंगे कि तीसरा अगर कोई था तो वो किसे कह सकते हैं ना, सेना प्रमुख हम कह सकते हैं। हालांकि कोई स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय जो है कबीलाई लोगों के द्वारा क्या किया जाता था ना, सेना का निर्माण किया जाता था और फिर जो है सेना प्रमुख भी पाए जाते थे। तो इसकी जो है तीसरी भूमिका थी जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं ना, सेना प्रमुख कह रहे हैं। तो इस प्रकार जो है युद्ध के तौर पर जो है कोई स्थायी सेना का निर्माण उस समय नहीं किया गया था। युद्ध होने पर या संघर्ष की स्थिति में कबीलाएं के लोग इकट्ठे होकर के जो है क्या ना, युद्ध में शामिल होते थे और इनको नियंत्रण करने के लिए जो है सेना प्रमुख का पद जो है होता था। तो ये कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए स्टेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर अगर हम लोग कहेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी डिस्कशन कर लेते कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर कुछ चीजें थी कि नहीं थी। तो क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे तो किसी भी अधिकारी का नाम नहीं प्राप्त होता है, लेकिन कहा जाता है कि ब्रजपति, ठीक है, तो ब्रजपति का क्या है ना, नाम प्राप्त होता है, अधिकारी का नाम प्राप्त होता है और कहा जाता है ब्रजपति जो है इन्होंने जो है परिवारों के जो प्रमुख थे, गांव के परिवारों के प्रमुख अर्थात कुलों के साथ या ग्रामीणों के साथ इनका जो है काफी कुछ क्या हुआ था ना, युद्ध हुआ था और भूमि को प्राप्ति को लेकर के या उपहार को प्राप्ति को लेकर के जो है इनका जो है क्या हुआ था ना, एक जो है संघर्ष की स्थिति को देखने को मिला था। तो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो है ब्रजपति जैसे पोस्ट भी प्राप्त होते हैं और बाद में कहा जाता है कि धीरे धीरे जो ग्रामीणों का पोस्ट है वो क्या हो जाता है ना, बृहस्पति के बराबर बराबर हो जाता है और ग्रामीण जो है जो कि गांव का प्रमुख है उसे भी क्या हो जाता है ना, बृहस्पति के तहत जो है बृहस्पति के अधिकार के समतुल्य अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। अब आ जाते हैं कि क्या कोई जो है स्थायी सेना थी, तो इसका उत्तर है कि किसी प्रकार का कोई स्थायी सैन्य बल का निर्माण नहीं किया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा और जैसा कि लेखक भी पहले कहते हैं कि कबीलाई समूह रहते थे जो क्या करते थे, युद्ध में शामिल होते थे और इन कबीलाई समूह को क्या कहा जाता ना, व्रत कहा जाता था, गण कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था, ठीक है, सरधा कहा जाता था। तो ये जो कबीलाई समूह है ये क्या करते थे, राजा को युद्ध के समय या संघर्ष के समय क्या करते थे ना, वे उन्हें सहायता करते थे। ठीक है, अब साथियों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टैक्सेशन सिस्टम क्या कुछ था यहाँ पर, क्या कोई टैक्सेशन कर प्रणाली थी। तो इसका उत्तर है कि टैक्सेशन टैक्स कलेक्शन संबंधी किसी भी अधिकारी का नाम जो है नहीं प्राप्त होता है, परंतु कहा जाता है कि राजा को जो है उपहार दिया जाता था जिसे बलि कह करके पुकारा जाता है। तो एक उपहार के तौर पर बलि दिया जाता था और बाद में जा करके कहा जाता है कि राजन एवं उसके राजकुमारों के द्वारा बलि जो है उपहार को जो है आवश्यक कर दिया गया और लोगों के पास से जो है इसे कलेक्शन किया गया। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो है प्रारंभिक काल में ऐसा देखा गया कि जो है बलि या जो उपहार देने की घटना है वो क्या था ना, वो जो है लोगों के इच्छा के ऊपर आधारित था, वे स्वयं से ही जाकर के राजा को उपहार स्वरूप ये देते थे। इसके अलावा साथियों जब युद्ध संघर्ष समाप्त हो जाता था या युद्ध हो जाता था तो युद्ध से उन्हें जो सामान प्राप्त होते थे और जो उपहार होते थे उसका कहा जाता है कि जो वैदिक सभाएं हैं उन सभाओं में सभी लोगों के बीच जो है उसका वितरण किया जाता था। हालांकि इसमें सबसे पहले जो है राजन को, उसके बाद जो है पुरोहित को जो है अधिक से अधिक क्या प्राप्त होते थे, हिस्से प्राप्त होते थे और फिर अन्य लोगों को जो है इसका वितरण किया जाता था। तो इस प्रकार से वैदिक सभाओं में उपहार या युद्ध उपरांत जो सामान है उसके वितरण किए जाने की तो घटना प्राप्त होती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई टैक्सेशन सिस्टम या टैक्स कलेक्शन अधिकारी का नाम जो है प्राप्त नहीं होता है, अर्थात किसी प्रकार की स्थायी जो है कर प्रणाली यहाँ नहीं पाई जाती है।
तो इस प्रकार साथियों अगर हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड को लेकर के ठीक प्रकार से अध्ययन करें, तो स्टेट इंस्टीट्यूशन को लेकर के मैंने आपको कहा कि यहाँ राजन्य का पोस्ट था, ये वंशानुगत भी हो गया था धीरे धीरे, लेकिन इसे जो है असीमित अधिकार नहीं थे। ये जो है कुछ संस्थाएं जिनमें सभा, समिति, विदत गण जैसे जो है समितियों के अधीन जो है ये इसके नियंत्रण में रहते थे। खास करके समिति जो है राजा के चुनाव के में जो है ये भाग लेती थी। सभा और विधत जैसी ऐसे भी क्या थे ना यहाँ पर संस्थाएं थी जिस पर महिलाओं के द्वारा भी जो है भाग लिया जाता था। वहीं राजा के बाद अगर किसी का रोल था वो किसका था? पुरोहित का था। पुरोहित के द्वारा ही राजा को जो है युद्ध के लिए प्रवृत्त कराया जाता था, अन्य किसी प्रकार के कार्य के लिए प्रवृत्त किया जाता था, और इस फलस्वरूप जो है पुरोहितों को उपहार प्राप्त होते थे। पुरोहितों को उपहार में जो है कई चीजें जो प्राप्त होती थी, इसके साथ साथ गायें प्राप्त होती थी, और घर में काम करने के लिए जो है दासियों के रूप में महिलाओं की भी प्राप्ति होती थी। तो ये कुछ चीजें जो है इनको क्या है ना जो है प्राप्त पुरोहित को जो है क्या है ना प्राप्त होता था। इसके अलावा कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन युद्ध के समय कई जो है कबीलाई समूह एक हो जाते थे और वे राजा को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। और सेना प्रमुख का भी जो है एक सेनानी के तौर पर एक पद जो है एक प्राप्त होता है। ठीक है, ओवरऑल अगर कहेंगे लेखक ने एक बात अंततः कही है, वो ये कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्थित जन प्रणाली या प्रादेशिक प्रशासन नहीं था इस समय। ऋग्वैदिक काल को लेकर के लेखक ने स्पष्ट तौर पर ये बात कहा है। और अगर आप जो कोट है सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है ऋग्वैदिक पीरियड के लिए, और हम कहेंगे कि संपूर्ण ऋग्वैदिक पीरियड का जो निचोड़ है, स्टेट इंस्टीट्यूशन को लेकर के आप कहें या टैक्सेशन सिस्टम को लेकर के कहें या क्या कुछ था उस समय ऋग्वैदिक पीरियड, तो पेज नंबर 107 में जा करके आप देखेंगे कबीलाई मुखिया में ये लाइन जो है अंतिम इसका जो हिस्सा है वहाँ लिखा हुआ है कि कोई व्यवस्थित जन प्रणाली या प्रादेशिक प्रशासन यहाँ पर नहीं था। ये लेखक के द्वारा कहा गया है क्योंकि लोग इस समय विकास के प्रक्रम में थे, विकास की प्रक्रिया में थे, और वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाते रहते थे। अर्थात अभी भूमि पर स्थायी निवास की कोई घटना पाई नहीं जाती थी। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का नदी का परिवर्तन हो गया, तो अगर बाढ़ जैसी स्थिति आ गई तो वे अपने क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र पर जाते थे और वहां जाकर के बस जाते थे। हो सकता है वहां पर वो खेती करते थे, कुछ दिनों के लिए रहते थे, लेकिन भूमि पर जो अधिकार जैसी चीजें अभी तक उनके दिमाग में नहीं आई थी। क्योंकि भूमि पर स्थायित्व उनको नहीं था, तो उत्पादन पर जो है कर प्रणाली अभी भी लागू नहीं हुआ था, तो कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। लेकिन लोगों के द्वारा राजन, राजकुमार और इनके प्रमुखों के लिए जो है उपहार दिए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? बलि कहा जाता था। इसके अलावा राजा जब किसी अन्य कबीलाओं के साथ युद्ध करता था, संघर्ष करते थे, तो उस समय जो उन्हें सामान प्राप्त होते थे, उन सामानों को वितरित किया जाता था अपने पूरे कबीलाओं के प्रमुख जो है समूह में, पुरोहितों को दिया जाता था, अन्य लोगों को भी क्या किया जाता, वितरित किया जाता था। तो इस प्रकार के वितरण की घटनाएं तो प्राप्त होती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, जन प्रणाली या व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं प्राप्त होता है। लोग अभी जो है विकास प्रक्रम में ही थे। तो ये था ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैंने आपको बताया, टैक्सेशन सिस्टम्स के बारे में जो है मैंने आपको बताया। तो ये कुछ हमें जो है साथियों जिसको लेकर के जो है प्रश्न पूछा गया है 2024 में या 2000 आगे के जो प्रश्न है, अगर आप देखेंगे ऋग्वैदिक में ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे क्या कोई सोशल इनइक्वालिटी था, तो ऋग्वैदिक पीरियड में सोशल इनइक्वालिटी का मुख्य कारण क्या था ना, जो युद्ध में जो सामान प्राप्त होते थे और जो उपहार, इनमें सबसे अधिक हिस्सा राजन्य को प्राप्त होता था और दूसरा जो है पुरोहित को प्राप्त होता था। तो पुरोहित एवं राजन्य के द्वारा जो है हिस्से जब लिए जाते थे, तो इनमें और अन्यों के बीच में जो सामान के वितरण में जो अधिक हिस्सा है इनके पास रहता था और शेष के पास कम हिस्से होने के कारण एक सोशल इनइक्वालिटी भी देखने को मिलता है।
ठीक है। इसके अलावा अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी। एक ही जो है हम कह सकते हैं कि इस समय वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था ना, वर्ण व्यवस्था का आधार जो है रंग पर आधारित था। क्योंकि आर्यों को क्या थे ना, वे श्वेत वर्ण के थे, और यहाँ जब भारत पर आए तो उनके जो उनके साथ जिनका युद्ध हुआ वे क्या थे ना, श्याम वर्ण के थे। इसलिए दो प्रकार के वर्ण जो है वर्ण के लोग यहाँ देखने को मिलते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कोई कठोरता अब तक जो है देखा नहीं गया था। ठीक है, तो ये कुछ ऋग्वैदिक सिस्टम है जिसको लेकर के जो है हमने जो है आपके साथ डिस्कशन किया। ऋग्वैदिक सिस्टम में एक और चीज़ें जो है याद रखिएगा, जो है जो सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के जब डिस्कशन किया जाता है तो कहा जाता है कि समाज में जो है जनजातीय तत्व तो मौजूद थे, और कर संचय या भूमि संपत्ति संचय के आधार सामाजिक विभाजन का अस्तित्व नहीं था। अर्थात कर संचय को लेकर के या जो है आपके पास कितना लैंड है, इसके आधार पर किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन नहीं देखने को मिलता है। इसलिए समाज अभी तक जनजातीय या समतावादी थे। लेखक कह रहे हैं इसलिए जो है अभी तक जो कबीलाई समाज थी वो क्या थे ना, वो एक तो कबीलाई प्रकार के थे, जनजातीय प्रकार के थे, और उनमें क्या पाया जाता था ना, उनमें इक्वलाइजेशन पाया जाता था, मतलब समानतावादी था। थोड़े बहुत अनइक्वालिटी या सोशल इनइक्वालिटी रहने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये कुछ है। इसके अलावा साथियों एक प्रश्न और पूछा जाता है ऋग्वैदिक देवताओं को लेकर के। तो ऋग्वैदिक देवताओं अगर कहेंगे ऋग्वैदिक काल का धर्म क्या था, तो ऋग्वैदिक काल के लोग के धर्म या कोई भी जो धर्म है वो अपने परिवेश में, लेखक कह रहे हैं कि लोग अपने परिवेश में ही अपने धर्म को ज़्यादातर खोजते हैं। इसलिए आर्य भी जो है प्रकृति में उन्होंने जो कुछ देखा उसे जो है या तो अपने हिसाब से अर्थात मानव के हिसाब से या उनसे संबंधित पशुओं के हिसाब से उनका जो है उन्होंने क्या किया, डिवीजन करना प्रारंभ किया। और ऐसे ही जो है ऋग्वेद में ऐसे ही देवताओं से जो है क्या है ना भरे हुए और उनसे संबंधित श्लोके पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है देवता इंद्र को लेकर के है, जिन्हें पुरंदर कहा गया है, और उन्हें क्या कहा गया है ना, वे निवासों के विनाशक के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, और साथ में कहा जाता है कि इनके नेतृत्व में ही जो है क्या है ना आर्य सैनिकों का ये नेतृत्व किए थे, और इन्होंने जो है यहाँ आकर के आर्य संघर्ष का नेतृत्व दिया था। ठीक है, अर्थात ये सेना नायक की भूमिका पर थे, और इनसे संबंधित जो है 250 श्लोक है, 250 श्लोक जो है देवता इंद्र को लेकर के है। इन्हें वृष्टि देवता भी कहा जाता है, अर्थात वर्षा के लिए उत्तरदायी भी माना जाता है। दूसरी अगर कोई देवता महत्वपूर्ण माना जाता था जो कि देवता और मनुष्य के बीच का क्या था ना एक माध्यम था, वो थे अग्निदेव। तो अग्निदेव का तो काफी भूमिका पाई जाती है, क्योंकि अग्नि की भूमिका, आग का जो खोज हुआ था उससे जो है काफी डेवलपमेंट हुआ था लोगों का। तो आग को क्या माना गया ना, देवता और लोगों के बीच में जो है एक मध्यस्थ के तौर पर माने गए थे। तीसरा अगर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था तो वो वरुण था, जो कि जल के देवता के रूप में माने जाते थे, और प्रकृति का जो संतुलन, इसके साथ साथ दुनिया में जो कुछ भी घटित होते हैं उन सभी की जो है वे इनके इच्छाओं पर जो है उनको माना जाता था कि इनकी इच्छाओं पर वो प्रतिबिंबित होता है। चौथे देवता के तौर पर जो है सोम देवता का नाम प्राप्त होता है, और इसे पौधे का देवता भी माना जाता है, और कहा जाता है कि एक मादक पेय पदार्थ के तौर पर भी जो है सोम रस का भी उल्लेख जो है यहाँ पाया जाता है। इसके साथ साथ जो है पवन देवता के रूप में मरुत का भी उल्लेख पाया जाता है, और सरस्वती नदी को जो है क्या माना जाता है, समर्पित कई श्लोक हैं जिन्हें एक जो है महत्वपूर्ण देवी के तौर पर देखा जाता है। तो कुछ ये जो है ऋग्वैदिक देवता के तौर पर क्या है ना देखे जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ जो है ऐसी देवियां भी हैं जैसे अदिति और उषा जो है, उन्हें क्या कहा जाता है ना, जो सुबह के देवता के रूप में जो है उन्हें क्या किया गया ना, उनका वर्णन किया गया। लेकिन वो काफी प्रमुख देवी के रूप में नहीं थे, लेकिन इनके वर्णन देखने को मिलता है। देवियों से ज्यादा देवताओं का जो है उल्लेख यहाँ ज्यादा दिखाया गया है, चूंकि ये एक क्या था ना पितृसत्तात्मक क्या थे समाज उस समय थे आर्यों का। इसलिए देवताओं के जो है अधिक से अधिक जो है क्या पाए जाते श्लोक, और उनसे संबंधित चीजों को ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया, उकेरा गया है।
तो ये चीज़ें हैं। साथ में ये भी कहा जाता है कि जब बलिदान जैसी चीज़ें जो है देवताओं को जब बलिदान चढ़ाए जाते थे, तो अग्नि और इंद्र को जो है पूरी जनजाति के द्वारा क्या किया जाता था, आह्वान या आमंत्रित किया जाता था, और इनके द्वारा जो कुछ भी दिया जाता था वो श्लोक के तौर पर नहीं थे उस समय, लेकिन जो है उन्हें ये जो है क्या किया जाता, उन्हें अर्पित किया जाता था। तो इस प्रकार अभी तक जो है श्लोक जो है एक महत्वपूर्ण तौर पर नहीं आए थे, एक कोई पावर के तौर पर नहीं आए थे कि श्लोक के माध्यम से देवताओं को अर्पित किया जाएगा, वो घटनाएं अभी ऋग्वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिला था। तो ये कुछ ऋग्वैदिक देवता को लेकर के जो है जो है क्या थे ना, ऋग्वैदिक काल में, समय काल में देवताओं के बारे में उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो साथियों ये कुछ चीज़ें जो है तीन जो सेक्शन है जिसको लेकर के डिस्कशन किया गया, और इन तीनों सेक्शंस को लेकर के जो है यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे लेटर वैदिक पीरियड को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा, और फिर जो है महाजन पद, और साथ में याद रखिएगा जो गणराज्यों की उत्पत्ति और उनकी विशेषताओं के साथ उनके डिक्लाइन को लेकर के जो है क्या लाए जाएंगे ना, क्लासेस लाए जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।